नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, सुझाव है इतना ही कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से क्लासेस देखेंगे। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से सिलेबस डिवाइड करने के साथ ही आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कराते हुए हम चल रहे हैं। जैसे जैसे आपका क्रम बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको करा रहे हैं। इसी के साथ जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट हमने एक टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, आप अगर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इंक्वायरी नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है आपकी वो पेड रहेगी, क्योंकि क्लासेस तो आपको फ्री दी जा रही हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज फ्री नहीं है क्योंकि उसमें टाइपिंग वगैरह का चार्ज जाता है। इसीलिए हमने बहुत न्यूनतम शुल्क पर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। प्रति टेस्ट पेपर आप देखेंगे तो आपको 10 रुपये पड़ेगा, और अगर 50 टेस्ट पेपर की अभी हमने श्रृंखला शुरू की है तो इसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर मात्र 500 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक साथ कोई भी टेस्ट पेपर नहीं दिया जाएगा, और उसमें जो आपको जो टेस्ट पेपर PDF दी जाती है उसमें आंसर भी टिक मार्क नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आप समय के रहते टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो ये है, और ज़्यादातर कैंडिडेट की डिमांड भी हमारे तरीके को फॉलो कर रही है। सुबह हम आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराते हैं, शाम को उत्तर कुंजी प्रोवाइड कराते हैं। सुबह 10 बजे से 11 के बीच में, सुबह 10 बजे आपको टेस्ट पेपर मिल जाता है, शाम को 4 से 5 के बीच में आपको आपकी आंसर की मिल जाती है। आंसर की मिलने के बाद में आपको 8 बजे से आपकी व्हाट्सएप चैट ओपन कर दी जाती है कि आपके जो भी डाउट हैं आप उनको क्लियर कर लीजिए। किसी प्रश्न को आपको विस्तार से समझना है तो आप उस प्रश्न को टिक मार करके आप व्हाट्सएप में प्रेषित कर दीजिए। पुनः हम आपको उसका जो भी व्याख्यायित रूप होगा वो हम आपको लिख के समझा देंगे। ठीक है, तो ये मात्र इतना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य है, क्योंकि रणनीति हम चाहते हैं कि आप सबसे यूनिक हों, क्योंकि हम प्रश्न भी यूनिक बना रहे हैं, आपके लिए हम तैयार करते हैं। और एक पेपर को सेट करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, एक नवीन तथ्यों के आधार पर पेपर को सेट करना, सब कुछ पढ़ना, उसके बाद तो इतना तो बनता है। देखिए, हम 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर ही आपसे चार्ज कर रहे हैं। जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, या क्लास ख़त्म होने के बाद में हम एंड में आपको बता देंगे कि किस नंबर पे दूसरा कौन सा नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन जो करना चाहते हैं, नए कैंडिडेट हैं, पेपर का नहीं पता कैसे बनता है, तो उसमें समग्र पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपकी फीडबैक की अगर बात करें तो बहुत कम हमें मिल रहा है। जितना हम मेहनत करके आपको तथ्य दे रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा फीडबैक अपना बढ़ाइए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। आपका शेयर करने में ज़्यादा ही क्या है, तो आप समय के जैसे ही आप क्लास देखते हैं, क्लास को देखने से पहले आप लाइक कीजिए, फिर क्लास पूरी करने के बाद में आप जो भी आपको उचित कमेंट लगता है वो कमेंट कीजिए। उसके साथ आप अपनी क्लास को शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों पे, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। चलिए बात करते हैं आज जो छायावादी प्रकृति चित्रण में जहां हम चल रहे हैं उसके अंतिम कवि को हम देखेंगे। इसके बाद में जो छुटपुट कवि रहते हैं छायावाद के अन्यत्र कवियों में, जैसे कि आपके राम कुमार वर्मा हैं और अन्यत्र कवि हैं, उनको भी देखेंगे। लेकिन जो चतुष्टय की बात की जाए, 4 कवियों में आपके जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और आपकी महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हैं। चलिए बात करते हैं आज महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के जन्म की बात करें तो 24 मार्च 1907 को कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद आपके उत्तर प्रदेश में ही है। निधन 1987 ईस्वी में इनका हुआ था। 1987 में इनका निधन हुआ है। उसी के बाद में बात करें तो पिता थे गोविंद प्रसाद, माता थी हेमरानी देवी। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। बात कर ले थोड़ी सी, आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है। देखिए, इन्होंने भी, मीरा ने कृष्ण को अपना अज्ञात प्रियतम माना था। अपना मतलब मीरा के रहस्यवाद में और महादेवी के रहस्यवाद में बहुत अंतर होता है। अंतर इसलिए है क्योंकि मीरा के जो रहस्यवाद, या कहें मीरा के जो उपासक थे, जो कृष्ण थे,
वो सगुण थे, कहीं ना कहीं उनकी एक छवि थी। लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा के जो अज्ञात प्रियतम हैं, एक दीपक के रूप में आप प्रतीक के रूप में ले सकते हो। देखिए कभी प्रश्न भी बन जाता है कि महादेवी ने जो अपनी कविताएं लिखी हैं अज्ञात प्रियतम के लिए, तो उन्होंने अज्ञात प्रियतम को किस प्रतीक के रूप में रखा है। तो यहाँ पे प्रतीक की यदि बात आ जाती है तो दीपक के रूप में, दीपक प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने प्रियतम को रखा है, अपने प्रिय को रखा है। इनके काव्य में रहस्यवाद है लेकिन वो अज्ञात के प्रति है, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है, क्योंकि उनका सगुण रूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो उनका रूप देखा हुआ है। यहाँ पे वो कहती हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रति क्षण प्रतिपल, ठीक है, और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। मतलब ये विरह में है, विरहिणी है ये भी, लेकिन उस अज्ञात रहस्यवाद के प्रति है कि जिस रहस्यवाद को कहते हैं ना कि या तो जिन्होंने लिखा था उन्होंने वो खुद जाने या फिर खुदा जाने, क्योंकि हम उस अज्ञात को अपनी कल्पनाओं से व्याख्यायित कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पथिक प्रतीक होगा, यहाँ पे दीपक प्रतीक होगा, यहाँ पे बादल प्रतीक होगा, लेकिन वास्तविकता में क्या प्रतीक रखा है ये तो महादेवी वर्मा जी ही बता सकती थी भाई, इससे अलग तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये थी महादेवी वर्मा। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी माना जाता है। हिंदी का विशाल मंदिर का यहाँ पे उद्देश्य मात्र इतना है कि हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य को एक यहाँ पे मंदिर माना गया है। उस मंदिर जो विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि आज तो विश्व के स्तर पर ये घूम रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इस मंदिर की वीणा पाणी यानी कि जैसे एक कहा जाए सरस्वती, इनको यहाँ पे सरस्वती की उपाधि दी गई है, ठीक है। ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। किस दर्शन से प्रभावित थी? बौद्ध दर्शन से, अरविंद दर्शन से, समरसतावाद दर्शन से, आनंदवाद दर्शन से। कौन प्रभावित था ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनके दर्शन देके ही आपसे सुमेलित करा लेगा, फिर आप वहाँ पे फिर हवाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जहाँ से कोरिलेट तथ्य हो सकते हैं उनको आप एक जगह लेते हुए चलिए। हम पहली क्लास से ही आपको बताते हुए आ रहे हैं, और हर क्लास में जहाँ कोई भी तथ्य कोरिलेट होने को होता है हम वही बता देते हैं कि आप इस तरह के तथ्यों को एक जगह रख लीजिए। आप एक नोट्स जब ये इस तरीके का अलग से बनाएंगे, आप देखेंगे परीक्षा से कुछ दिन पहले जब आप उस पर सरसरी निगाह भी देखेंगे ना, तो आप वास्तविकता में पेपर से निकलने के बाद कहेंगे कि हाँ मैम का बोर्ड ही काम आया है, ठीक। बात कर लेते हैं काव्य संग्रह की। काव्य संग्रह में यदि बात करें तो निहार है 1930 का, रश्मि है 1932 की, नीरजा है 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960, ठीक है। ये थे इनके काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में बात कर ले तो निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। भूमिका का मतलब होता है कि पूरी आपकी रचना में क्या है, पूरा जो आपकी किताब है, जो काव्य संकलन है या जो भी कोई गद्य संकलन है, उसमें क्या है उसको अपने संक्षेपीकरण के शब्दों में कवि को लिखना। तो अब चूंकि पहली थी, खुद लिख नहीं पाई, जैसे हम भी कई बार क्या होता है, जैसे कि हम भी शोध किए हैं, तो अब जब आता है कि भाई विषय का महत्व आप लिखिए, अब विषय तो हमने चयन कर लिया, अब हम अपने जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे निर्देशक हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई अब आप विषय का महत्व लिख दीजिए। विषय हम ले रहे हैं, पढ़ना हमें है, काम उस पर हमें करना है, लेकिन फिर भी महत्व किससे लिखवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे शब्दों की सारगर्भिता होती है। तो वही यहाँ पे किसने लिखी है? महादेव आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। अन्य में इनका एक वंग दर्शन काव्य मिलता है 1943 का। आधुनिक कवि महादेवी भी इनकी एक रचना मिलती है, हिमालय और संधिनी। संधिनी बहुत महत्वपूर्ण है। संधिनी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप संधिनी को पढ़ेंगे तो संधिनी की में जो एक एक कविता है वो क्या कहते हैं, इतनी मधुर है, इतनी रहस्यवाद से उन्मुख है, छायावादी जो प्रवृत्ति है पूर्ण रूप से उसमें रहस्यवाद समाया हुआ है। एक महादेवी की पंक्ति याद आ रही थी कि बांध लेंगे क्या, ये देखा जाए तो थोड़ी सी मोटिवेशनल थी, और मैंने ये इंटर में पढ़ी थी और मैं इसको कभी भूली नहीं हूँ। कामायनी का श्रद्धा सर्ग में इंटर में पढ़ी थी, आज तक मैं नहीं भूली हूँ। पूरी जो पंक्तियाँ उसकी होती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती है।
महादेवी वर्मा की सिर्फ मुझे वो 2 पंक्तियाँ याद थी, एक पंक्ति याद थी, वो बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ में बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। जब आप आगे बढ़ने का साहस कर लेते हैं, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। अगर तुम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, अब आपका टारगेट है इस समय टीजीटी पीजीटी, किसी भी राज्य के आप कैंडिडेट हैं, आपका जो भी लक्ष्य है टीजीटी पीजीटी हो, हायर हो, नेट हो, जीआरएफ हो, ऐसा नहीं है कि अब कैंडिडेट हमें फ़ोन करता है मैम आपकी क्लासेज नेट जीआरएफ के लिए सफिशिएंट है। देखिए क्लासेस सफिशिएंट हैं क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कोरिलेट करके हम चीज़ों को यहाँ पर भी बता देते हैं कि भाई इस तरीके से यहाँ पर कथन और कारण का प्रश्न बन सकता है। उसी के साथ में जो विधाएँ लगी हुई हैं वो आप अपने से पढ़िए। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो टारगेट रखा है हम उसको पूरा करेंगे। उसके बाद में जब हम रचनाओं पे आएंगे तो जैसे हम क्लास हमारी टीजीटी पीजीटी की हैं, अन्यत्र आपको कहीं पे नहीं देखी गई होंगी, तो वैसी ही क्लासेज आपको नेट जीआरएफ की भी मिलेंगी, क्योंकि रचनाओं का ऐसे आनंद में हम आपको पढ़ाएंगे कि आप कुछ भी भूल जाएंगे लेकिन मदमस्त होके आप उसको पढ़ेंगे। तो वो कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, क्या तुम इतने ही इतने ही कोमल हो कि जो मोम, अब बताइए आपकी मोम के बंधन कितने कठिन हो सकते हैं। तार तो है नहीं, बेड़ियाँ तो है नहीं, लेकिन वो वही कह रही हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। हालांकि प्रियतम की बात कर रही हैं, अपने मन की बात कर रही हैं, तो वही कहना चाह रही है कि आपको क्या कोई रोक सकता है। कोई भी जंजीर, कोई भी बेड़ियाँ, कोई भी नकारात्मकता आपके लिए नहीं बनी है अगर आप एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ में बाधा बनेंगे। ये पंथ में तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारा जो इस समय का ये रास्ता चल रहा है परीक्षा तक, इसमें थोड़े समय के लिए बाधा जरूर बनेंगे। पंथ में बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। वो कह रही हैं कि पंथ में जो बाधा बनेंगे वो तितलियों के पर रंगीले, क्योंकि तितली के जो पर होते हैं वो रंगीले होते हैं। आप जैसे ही उसको छुओगे तितली उड़ जाए, जो तितली होती है वो उड़ जाती है, लेकिन उसका जो मतलब जो कलर होते हैं, जो छोटे छोटे बिंदु वगैरह होते हैं, वो आपके हाथों पे अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। तो वही कहना चाह रही हैं कि कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप उड़ना चाहते हो, आप चलना चाहते हो, आप अपने लक्ष्य पर आपकी निगाह है, तो कोई भी बंधन नहीं है। इसीलिए नकारात्मकता को थोड़ा सा इधर रखिए। जो भी लेडीज़ हैं कई बार कहती हैं कि हम हाउस वाइफ हैं, कैसे तैयारी करें, तो देखिए समय का एडजस्ट मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जब आप सुबह उठ के आपको पता है कि इस समय मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, इस समय ये काम मुझे करना है, इस समय ये काम करना है, जब आप उसके लिए पंक्चुअल हो सकते हो, काम करने के लिए पंक्चुअल हो सकते हो, आपको कहीं मंदिर जाना है आप उसके लिए पंक्चुअल हो सकते हो, या कहीं अन्य किसी सामाजिक समारोह में आपको जाना है आप उसके लिए पंक्चुअल हो सकते हो, तो उससे बढ़ के आपका जो पंक्चुअलिटी का कार्य है वो वर्तमान में आपका अपना लक्ष्य है। तो आप उसके प्रति जितना अग्रसर हो सकते हो आप होइए। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप चिंतन मनन कीजिए कि अब मुझे क्या करना है, फटाफट काम कीजिए। आपको फिर यही करना है कि अब मुझे क्या करना है, पढ़ना है। तो वहीं पे किताबें अपनी एक जगह साइड रखिए कि हाँ अब मुझे यहाँ से फ्री होके कहाँ जाना है, वहाँ पे जाना है। आप कुछ भी कीजिए, आपको कहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। फ़ोन आ रहा है 2 मिनट बाद कीजिए, आपको कहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। तो आप अपना एक समय और एक स्टडी टेबल आप निर्धारित कर लीजिए कि मुझे जो भी करना है उसके बाद में मुझे कहाँ जाना है, वहाँ पे जाना है। जैसे आप कहते हो ना कि अभी ये काम करना है, इसके बाद मुझे उसके पास जाना है, तो उसके पास नहीं जाइए, मतलब किसी के पास भी, या कोई और काम ना करके आप, जैसे आपको दूसरे काम की चिंता रहती है, उसी समय जो भी आप काम कर रहे हो उस समय आपको सिर्फ किसकी चिंता होनी चाहिए, अपने लक्ष्य की। और लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना होगा, किताबों का सहारा, क्लास का सहारा, तो वही सब लीजिए। तो चलिए ये है इनका। बात कर लेते हैं आगे। छायावाद, मतलब छायावाद नहीं, साहित्य अपने में इतना मोटिवेशनल है, जब हम आपको आपका लिटरेचर गद्य साहित्य पढ़ाएंगे तब बताएंगे। छायावादी कवियों में सबसे अधिक रहस्य भावना इनके काव्य में मिलती है। सबसे ज़्यादा जो रहस्य भावना है वो किस में मिलती है, तो आपके महादेवी वर्मा में। महादेवी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है, और यहाँ पे जो अज्ञात प्रिय है वो क्या है, तो वो है आपका दीपक। ठीक है। निहार काव्य संग्रह की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने लिखी थी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आप लोग भी सोचते होंगे, मेरे स्टूडेंट तो हो, लेकिन आप सोचते होंगे मैम भी कहाँ ले जाती हैं। लेकिन देखिए, ये छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं, आप महादेवी वर्मा को कभी पढ़िए, हमें तो अभी पढ़ाने का समय नहीं है, बट एक एक पंक्तियाँ इतनी प्रिय हैं महादेवी वर्मा की। मेरा परिवार हो, कोई भी रचना आप उठा लीजिए इनकी, बहुत अच्छी है। गिल्लू गिलहरी, ठीक है, महादेवी वर्मा को पढ़िए आप, आपको खुद में बहुत कुछ करने को आप लालायित होंगे। बात कर लेते हैं संस्मरण व रेखा चित्र। संस्मरण व रेखा चित्रों में बात करें तो पहला है आपका अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र की बात करें तो 1941। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे है आपका स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं, और इसका समय है 1943। थर्ड नंबर पे यदि बात करें तो मेरा परिवार। मेरा परिवार का जो समय है 1972 है। फोर्थ नंबर पे है आप इनका स्मृति चित्र, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि स्मृति की रेखाएं कई बार प्रश्न बन चुका है। स्मृति चित्र आपसे प्रश्न बन जाएगा 1973 का। इसके बाद में बात कर लेते हैं पथ के साथी। पथ के साथी जो संस्मरण है, इसमें इन्होंने ये 1956 का माना जाता है, 1956 का, और इसमें इन्होंने समकालीन, अपने समकालीन 11 साहित्यकारों का 11 साहित्यकारों का स्मरण किया है। और जिसमें जैसे हैं आपके क्या क्या कहा है वो सब हम कभी फिर बताएंगे। किसी को दद्दा कहा है, किसी को कुछ कहा है। बात कर ले यहाँ पे ही थोड़ा सा रोक के मेरा परिवार। मेरे परिवार में जो है आपके, इसमें जो देखा जाए कौन कौन है, तो एक है आपका नीलकंठ। नीलकंठ के बाद में है गिल्लू। गिल्लू जो गिलहरी है। सोना, हिरणी, फिर है दुर्मुख, और दुर्मुख के बाद में है गोरा, फिर है नीलू, और नीलू के बाद में है निक्की, रोजी और रानी। निक्की, रोजी और रानी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं निबंध की। निबंध में यदि बात करें तो पहले नंबर पे है आपका श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां 1942। दूसरे नंबर पे बात करें तो क्षणदा। क्षणदा की बात करें तो 1956। तीसरे नंबर पे बात करें साहित्यकार, साहित्यकार आस्था। साहित्यकार और आस्था पूरी रचना है, साहित्यकार और आस्था तथा अन्य निबंध। समय की बात करें तो 1962 है। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो संकल्पिता है। संकल्पिता की बात करें तो 1968 है। फिफ्थ नंबर पे यदि बात करें तो संभाषण। संभाषण 1975 है। छठे नंबर पे भारतीय संस्कृति के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर 1989 में इनका प्रकाशित हुआ था। अन्य में यदि बात कर लें तो अन्य में है दोष किसका। दोष किसका, इसके बाद में है अभिनय कला। अभिनय कला।
अभिनय कला के बाद में है साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार। वैज्ञानिक युग। वैज्ञानिक युग की समस्या। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। संस्मरण और रेखा चित्रों की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो रेखा चित्रों संस्मरणों में है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है, हायर में भी लगा हुआ है, नेट उट में भी लगा हुआ है। स्मृति चित्र 1973 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मृति की रेखाएं प्रश्न तो कई बार बन चुका है, स्मृति चित्र से भी प्रश्न बनने की संभावना है। पथ के साथ ही 1956 का है और इसमें इन्होंने अपने समकालीन कितने साहित्यकारों का, तो 11 साहित्यकारों का स्मरण किया है। मेरा परिवार में जो अध्यायों के हैं, मतलब जो संस्मरण है, नीलकंठ है, गिल्लू है, सोना है, दुर्मुख है, गोरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी है। निबंध में बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 का है। ये स्त्री विषयक है, स्त्री विमर्श इसमें सबसे पहले अंकुरित होता है। क्षणदा 1956 का है। साहित्यकार और आस्था तथा अन्य निबंध 1962 का। संकल्पिता महत्वपूर्ण है 1968 का। संभाषण 1975। भारतीय संस्कृति के स्वर ये आपका 1989 का है, यानी कि बाद में ये हुआ है। अन्य की बात करें तो दोष किसका, ये जो, और अभिनय कला, साहित्य और साहित्यकार, वैज्ञानिक युग की समस्या। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं इनके अन्य तथ्यों में। चलिए, आगे बात कर लेते हैं इनके पत्र में। पत्र साहित्य में यदि बात करेंगे हम तो पत्र साहित्य में है चांद महिला। चांद महिला। इसके बाद में साहित्यकार, और साहित्यकार के बाद में है विश्व वाणी युद्ध। इनका इन्होंने संपादन किया है। एक इनकी रचना है आयाम। महादेवी की आयाम रचना ब्रज भाषा, ब्रज व खड़ी बोली में रचित है। प्रश्न बन सकता है कि कौन सी रचना है जो दोनों भाषाओं में रचित है। पुरस्कार की बात करें, महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो पहला है नीरजा सैक्सरिया पुरस्कार। नीरजा सैक्सरिया पुरस्कार ये मिला है इनको 1934 में। 1934 में इसमें जो शुल्क मिलता था 500 रुपये मिलता था। इनकी एक अभी हमने रचना देखी थी, आधुनिक महादेवी। आधुनिक कवि है, कवयित्री नहीं है, आधुनिक कवि महादेवी। इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। ठीक है, कब? 1944 में। आगे बात कर लेते हैं स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाओं पर इनको पुरस्कार मिला है द्विवेदी पदक, और इसी के साथ में पद्म भूषण से सम्मानित। ध्यान आ गया होगा कि हम फिर नहीं कहेंगे कि आपको कोरिलेट करना है इनको। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य एवं उपकुलपति।
प्राचार्य एवं उपकुलपति भी ये रह चुकी थी, कुलपति थी ये अपने समय में जब थी। आगे बात कर लेते हैं, इन्होंने कुछ कथन दिए हैं तो इनके पहले कथन पे बात कर लेते हैं। महादेवी वर्मा। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी, आपको ये तो पता ही है कि वो हर जगह कुछ ना कुछ पेंच जरूर अड़ा देते हैं, क्योंकि आलोचक एक प्रखर आलोचक थे। तो उन्होंने माना है कि इनके जो ये प्रतीक हैं, जो शब्द हैं, जो तो वो परमात्मा की दृष्टि से नहीं है, ये हम भी जान रहे हैं, क्योंकि रहस्यवाद इनमें छिपा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं। महादेवी वर्मा जी ने कुछ कथन लिखे हैं, पहला कथन देख लेते हैं। थोड़ा सा महत्वपूर्ण मुझे लगा, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। जीवन प्रत्यक्ष जैसा है, जीवन प्रत्यक्ष जैसा है और हमारी परिपूर्ण कल्पना में और हमारी परिपूर्ण कल्पना में जैसा है, हमारी परिपूर्ण कल्पना में जैसा है, यही हमारा यथार्थ और आदर्श है, यही हमारा यथार्थ और आदर्श है। ठीक है, इसी के बाद में दूसरे कथन पे बात करते हैं। आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है, केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। ये कथन था इनका। कवि का दर्शन जीवन के प्रति, कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। एक और लिख लीजिए और इसमें शब्दों पे, अभिव्यक्ति पे ध्यान दीजिएगा। छायावाद तो करुणा की, छायावाद तो करुणा की, छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा है। स्पष्ट ना दिखाई दे तो वो इस पे ध्यान दीजिएगा। सर्ववाद ही रहा है और उसी रूप में उसकी उपयोगिता। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। महादेवी वर्मा जी यहाँ पे आगे कंप्लीट हुई। देखिए, ये थे छायावादी कवि जो महत्वपूर्ण थे, प्रमुख थे। यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पत्र साहित्य में बात कर लें तो चांद का प्रकाशन संपादन किया था, महिला पत्रिका निकलती थी उसका, साहित्यकार और विश्ववाणी युद्ध, इन 4 पत्रिकाओं का, पत्रों का संपादन महादेवी वर्मा जी ने
किया था, इसके ये संपादक के रूप में रही थी। तो कभी भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा ने किस पत्र का संपादन नहीं किया है। जब 3 से ज़्यादा 3 तक भी यदि किसी के पत्र या कोई रचना विशेष रहती है किसी विशेष प्रवृत्ति की, तो वहाँ से प्रश्न बन जाता है। महादेवी की जो आयाम रचना है, महादेवी की आयाम रचना ब्रज व खड़ी बोली में रचित है। दोनों भाषाओं में है, ये दोनों बोलियों में है, ब्रज भाषा भी और खड़ी बोली में, दोनों में मिलती है। पुरस्कार की बात करें तो नीरजा सैक्सरिया पुरस्कार इनको 1934 ईस्वी में मिला था। इसमें जो धनराशि मिली थी वो 500 रुपये थी। आधुनिक कवि महादेवी इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको मिला है। कब? 1944 ईस्वी में। स्मृति की रेखाएं इस पर द्विवेदी पदक या द्विवेदी सम्मान इनको मिला है। बात कर लेते हैं पद्म भूषण से सम्मानित, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य एवं कुलपति भी कौन रही थी आपकी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने स्वयं ने अपने जो इनके निबंध हैं, संस्मरण हैं, उसमें कुछ कथन कहे थे जो मुझे लगा कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण ना हो लेकिन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला है कि जीवन प्रत्यक्ष जैसा है। आप यथार्थ से जोड़िएगा इन तथ्यों को। प्रत्यक्ष जो है, जीवन जो है वो प्रत्यक्ष जैसा है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा जो जीवन है वो वास्तविकता में प्रत्यक्ष है, लेकिन ये भी एक रहस्य है। प्रत्यक्ष जैसा है और हमारी परिपूर्ण कल्पना में जैसा है, यही हमारा यथार्थ और आदर्श है। क्योंकि हम जो अपने जीवन को जिस तरह जीते हैं वही हमारा आदर्श रहता है। ठीक है, देखिए अब चोर है, अब चोर चोरी करेगा तो वो ये कोई कहेगा कि मैंने गुनाह किया है, उसको वो अपना कर्म लगेगा। अब कोई किसी का देखिए हालातों के आगे होता है कि व्यक्ति मजबूर होता है। हमें भी पता है कि विवश इतना हो जाता है हालातों के सामने, जो परिस्थितियां होती हैं उनके सामने इतना विवश हो जाता है कि उसके पास दूसरा मार्ग ही नहीं बचता। कुछ तो परिस्थितियों की व्यवस्था के कारण ये कदम उठाते, मतलब इस तरह के कुछ कदम उठाते हैं अराजकता की तरफ या जो अनैतिक कार्य होते हैं उनकी तरफ। लेकिन कुछ जो अलग व्यसन या किसी दूसरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तो फिर उनके पास भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तरीके से कहें तो कुछ ना कुछ एक मतलब उनको भी मार्ग ही या हालात ही उनको पैदा करते हैं। तो महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जीवन प्रत्यक्ष जैसा है, जीवन जो है हमारा वो प्रत्यक्ष जैसा है, लेकिन ये कब इधर हो जाता है उधर हो जाता है नहीं पता चलता। और हमारी परिपूर्ण कल्पना में, और हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसे कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे कि मैम से पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में आगामी आने वाली जो परीक्षा है 2022 वाली, उसमें हमारा चयन पक्का है। तो ये क्या हुई? ये आपकी एक कल्पना हुई। महादेवी वर्मा जी कहने कि हमारी परिपूर्ण कल्पना में जैसा है, मतलब हम अपने जीवन को जैसा जीना चाहते हैं वह वो क्या है? जीवन तो प्रत्यक्ष जैसा है लेकिन वो एक कल्पना में है। यही हमारा यथार्थ और आदर्श है, और इसी को हम यथार्थ मानते हैं, वास्तविक मानते हैं, और यही हमारा आदर्श रहता है। वो जो व्यक्ति इस कोटेशन को पढ़ेगा वो जिस भी क्षेत्र में है वो उसी क्षेत्र में लागू करेगा। आप अभी विद्यार्थी हो, विद्यार्थी जीवन में लागू कीजिए। आप हाउस वाइफ हैं, आप गृहिणी हैं, आप उसमें इसको एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए, इन शब्दों को रखिए, तब आप इनका महत्व समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं अगले कथन पे महादेवी वर्मा के। आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। जो आस्था होती है, जैसे कि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तत्व में आस्था होती है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आस्था जो है वो मानव के युगांतर से प्राप्त, यानी कि युगों युगों से जो प्राप्त विचारधाराएं आ रही हैं उन से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर, जो एक दर्शन रूप में होता है, जो आस्था होती है एक दर्शन के रूप में लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। ठीक है, जबकि उससे होता कुछ नहीं है, एक मात्र आस्था होती है। और ये आस्था और जो विश्वास होता है ये अपने में ही एक किसी शक्ति से कम नहीं है। ठीक है, आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी, उससे भी आपको प्रतीत होता है। तो ये भी कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं कि कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। कवि का जो दर्शन होता है जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, क्योंकि जीवन के प्रति जो उसकी दृष्टि होगी वही तो वो लिखेगा। देखिए, महादेवी वर्मा छायावाद में थी, रहस्यवाद में थी, तब वो रहस्यवादी लिख रही थी। आप पंत जी पे आ जाइए, पंत जी के काव्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े हैं उन्होंने कितना विरोध किया है। आप निराला जी पे आ जाइए,
उनके काव्य की जो दृष्टि थी, जैसे जैसे उनके जीवन की जो दृष्टि थी, महादेवी वर्मा कह रही है कि कवि का जो दर्शन होता है वो जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। तो कवि का जो दर्शन है वो वही है जो उसकी आस्था है, और आस्था वर्तमान जीवन को जो जी रहा है, जो विपरीत जो समाज की गतिविधियों को देख रहा है, उसी को कवि लिख रहा है। ये भी है। अगला है कि छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा है और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है। ये किसने कहा है? ये कथन भी महादेवी वर्मा ने कहा है छायावाद के संबंध में। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जरा टेस्ट सीरीज का आपको बता दें, फिर क्लास फिनिश करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए आपको कॉल करनी है 9568802463 पर, इस पे कॉल करनी है। शुल्क की यदि बात करें तो 50 टेस्ट पेपर का 50 टेस्ट का जो शुल्क है वो 500 रुपये मात्र है प्रति टेस्ट पेपर। प्रति टेस्ट की यदि आप बात करेंगे तो प्रति टेस्ट पेपर 10 रुपये आपको पड़ेगा और प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 125 रहेगी। 125 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहेगी 125। आप आकिएगा। पेपर का तरीका है, सुबह आपको पेपर दे दिया जाता है और यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो 6250 प्रश्न आपके बन रहे हैं। प्रश्नों का जो है वो महासंग्राम है, ठीक है। अनायास ही ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं। तो जिनको भी कॉल करना है 9568802463 पे आप कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डेमो भी यदि आपको देखना है तो भी आप इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको डेमो का टेस्ट पेपर भी दे दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर कुंजी आपको पे करने के बाद ही दी जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए महादेवी वर्मा यानी कि छायावाद हमने कंप्लीट किया है। इसी के साथ में नहीं पढ़ाएंगे आप, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैम कामायनी आप पढ़ाइए, राम की शक्ति पूजा पढ़ाइए, संधिनी भी पढ़ाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है, सब पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम एक पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लें। पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर रचनाओं विशेष में आएंगे। रचना विशेष में आएंगे इस तरीके से पोस्टमार्टम करके हम आपको आपके तथ्य तक पहुँचाएँगे ना कि एग्जामिनर भी सोचेगा प्रश्न बनाऊं तो बनाऊं कहाँ से, कि बच्चा तो चारों तरफ से चारों कोने चित्त है, मतलब सब कुछ उसको आता है पहलवान की ढोलक की तरह, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, पहलवान की ढोलक कमेंट कीजिएगा किसकी कहानी है, किसकी रचना है। पहलवान की ढोलक आप पक्का कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोगों ने पढ़ी होगी जितने भी कैंडिडेट हैं पहलवान की ढोलक, और सीख लीजिएगा उस कहानी को याद करके अपने मन में कि क्या वास्तविकता में कहानी ने क्या हमें प्रेरणा दी थी, ठीक है। तो हमारा साहित्य इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे आप आषाढ़ का एक दिन ले लीजिए, और देखिए कोई भी रचना है आप जब उस समय परिवेश में ना जाके वर्तमान परिवेश में भी उसको पढ़ेंगे तो उसका जो रूप दृष्टिगत होता है इतना अद्भुत और इतना अलौकिक होता है कि मैं नहीं बता सकती। आषाढ़ का एक दिन जब मैं पढ़ रही थी तो वास्तविकता में एक पात्र विलोम आता है, विलोम पात्र आप जानते हैं, उसकी जो कथा वस्तु है, उसका जो कैरेक्टर है इस नाटक में वो बहुत अद्भुत है। कभी उस पर विशेष चर्चा करेंगे बैठ के आषाढ़ का एक दिन नाटक पे, ठीक है। तो इतने अद्भुत तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि आप मतलब है तो होता है ना कि कुछ पात्र भी ढीठ हो जाते हैं, तो इन सब तथ्यों से हम आपको परिचित कराएंगे, हर रचना से परिचित कराएंगे, और रचनाओं की जो विशेषता रहेगी उनके पात्रों को एक कॉमेडियन के रूप में आप पढ़ के ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ अब तो आषाढ़ का एक दिन पूरा पढ़ ही लेना चाहिए। जैसे होता है ना कि फ्लैशबैक शैली, उसने कहा था कहानी क्या है, फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई पहली कहानी है। उसका क्या होता है कि आपको जो एंड होने वाला है वो आपको पहले दिखा दिया जाता है। जैसे साउथ की कई फिल्में होती हैं तो उनमें क्या होता है कि शुरुआत नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे पहले जो हिंदी फिल्में आती थी उनमें पहले शुरू से दिखाया जाता था, फिर बच्चा सोचता रहता था कि लास्ट में क्या होगा, अंतिम में क्या होगा फिल्म में। ऐसा नहीं है, साउथ में क्या करते हैं, साउथ की जो अधिकांशतः फिल्में होती हैं उनमें पहले एंड दिखा देते हैं, उसके बाद में फिर शुरू से
फ्लैशबैक चलती है। आप चलो बैक में पूरी कहानी, जो पूरी पिक्चर है वो आपको, पूरी फिल्म है वो पूरी दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फ्लैशबैक का मतलब है कि वो आपको जोड़े रखना चाहता है कि अगर ये अंत हुआ है मूवी का तो क्या स्टोरी इसकी रही है। ठीक है, तो ये साउथ की मूवियों का इस समय साउथ की जो मूवियाँ हैं उनका उठने का बहुत बड़ा एक क्रेडिट है इस फ्लैशबैक शैली का। तो वही है कि हम अगर आपको कोई फ्लैशबैक दिखा देते हैं किसी कहानी का, किसी नाटक का, किसी उपन्यास का, ठीक है, किसी निबंध का, तो आप फिर उसमें और फ्लैशबैक का मतलब है कि हम आपको पूरा जो सार है वो समझा देंगे और उसके बाद फिर आपके मन में ये द्वंद उठेगा, कौंधेगा मन कि हाँ अब तो पढ़ना चाहिए आषाढ़ का एक दिन, गोदान, बाकी की और भी रचनाएं। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। छायावाद के जो और अन्य कवि हैं एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसमें छायावाद के भी, ब्रज भाषा के भी सारे कवियों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे हम। और जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 9568802463 पे कॉल करके जो भी आपको सुझाव चाहिए, जो भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, डेमो पेपर चाहिए, वो सब आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में छायावाद के अन्य कवियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।